नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। कई लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि सर युवाओं के लिए कुछ बात कीजिए। हमने युवाओं पे एक एपिसोड अभी जगदीश्वर सर के साथ किया और हमने ये पहले से प्लान किया हुआ था कि हम जगदीश्वर सर के साथ जो है युवा, समाज, धर्म, राजनीति इन तमाम विषयों पे बात करेंगे और अलग-अलग एपिसोड में चूँकि एक बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा चूँकि विषय बहुत बड़ा है और जब बातें निकलती है तो ढेर सारी बातें आ जाती हैं। तो आज हमारा ये दूसरा एपिसोड है और हमारे साथ जगदीश्वर सर जुड़ चुके हैं और ये एपिसोड करने का पर्पस है कि हम हर विषय को गंभीरता से समझें और इसको एक बार नहीं, मैं तो कहूँ बार-बार देखिए और उससे बिटवीन द लाइन ढेर सारी चीज़ें निकलेंगी। क्योंकि जो विद्वान लोग कहते हैं वो 2 लाइनों के बीच में भी ढेर सारा होता है, जिसको आप जो है खासकर जो युवा हैं, वो उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो हमारे साथ एक बार फिर से जगदीश्वर सर हैं। जगदीश्वर सर के बारे में आप जानते हैं कि जगदीश्वर सर जो है वो जगदीश्वर चतुर्वेदी सर जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं हिंदी के कलकत्ता यूनिवर्सिटी के और रिटायर्ड हैं भी वो। उसके अलावा वो जब पढ़ाई के दिनों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे वो। उसके अलावा उन्होंने 75 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और कितने न जाने कितने आलेख लिखे हैं और तमाम विषयों पे किताबें लिखी और वो इतने विद्वान व्यक्ति हैं कि वो एक साथ कई विषयों पे लगातार धारा प्रवाह बोल सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि हमारे देश का जो पढ़ा लिखा समाज है, उस समाज के वो एक रत्न है और ऐसे लोगों की वजह से हमारा देश जो है, मुझे लगता है ऊर्जा पाता रहता है। तो हमारे साथ चतुर्वेदी सर हैं, मैं पहले आपको उनसे मिलवा दूँ, फिर बात का सिलसिला आगे बढ़ाएँगे। जगदीश्वर सर नमस्कार और आपका स्वागत है कार्यक्रम में। एक बार मैं कहूँगा कि फिर से आप थोड़ा-सा कैमरा अपनी तरफ झुका लें, ताकि आपका हेड स्पेस जो है कम हो जाए। करेक्ट, बिल्कुल सही है सर। सही है। सही है। तो सर आज एक दर्शक ने सवाल लिखा हमें, पोस्ट किया हमारे वीडियो पे। उन्होंने कहा कि सर जो है युवाओं के लिए सर कुछ कीजिए और युवाओं के लिए कीजिए कि युवा जो है उनको रास्ता नहीं मिल रहा है हम युवाओं को कि क्या करें, कैसे करें, जो कहीं जॉब नहीं है, पढ़ाई में सही चीज़ें नहीं हो रही है, तो क्या करें? सर उनको एक छोटा-सा जो है जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर जो है हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएँगे। सर कैसे इनको क्या जवाब देंगे आप? एकमात्र उत्तर यही है कि वे अपने आसपास के नौजवानों से, युवाओं से बातचीत करें और उनका संगठन बनाएं। बिना संगठन बनाए और बिना आपस में संवाद किए हम नॉनसेंस के विषयों पर खूब संवाद करते हैं। जो अप्रासंगिक विषय होते हैं उन पर बहुत संवाद करते हैं, बहुत समय खर्च करते हैं, लेकिन जो प्रासंगिक विषय हैं, जो स्थानीय विषय हैं, जो बड़े विषय हैं, क्योंकि बिना संगठनबद्ध हुए आपको लोकतंत्र में कोई भविष्य नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सर मैं आगे बढ़ता हूँ और युवाओं को जो जिस तरह से राजनीति में लपेट लिया गया है या युवाओं को जिस तरह से समाज भी उस तरह से लिपटा हुआ है राजनीति से और राजनीति ऐसी राजनीति जो धर्म की राजनीति है, जाति की राजनीति है, अपनी एक अलग किस्म के पहचान की राजनीति है, उस राजनीति से युवाओं का कितना लाभ हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है? अब ये तो अपनी अपनी चॉइस की बात है। ये प्रत्येक युवा की अपनी राजनीतिक चॉइस हो सकती है कि वो किस तरह की राजनीति पसंद करता है। वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पसंद करता है, वो कास्ट की राजनीति पसंद करता है, धर्म की राजनीति पसंद करता है, लेकिन हम इन सबके बीच में एक चीज जरूर उनके साथ साझा करना चाहते हैं। वो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या धर्म की राजनीति या कास्ट की राजनीति ये करके वो जाना कहां चाहता है। अगर जाति की राजनीति करके हम एक अच्छे जातिवादी बनना चाहते हैं तो बेकार है मेहनत। धर्म की राजनीति करके अगर एक धार्मिक बनना चाहते हो तो मध्यकाल में जाना होगा, फिर वो भी मेहनत बेकार है। मुझे आधुनिक मनुष्य बनना है कि नहीं बनना है, कई रास्ते हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि वो जाति की राजनीति के जरिए आधुनिक मनुष्य बनना चाहते हो, लेकिन क्या वो आधुनिक मनुष्य बनना चाहते हैं? महत्वपूर्ण बात यह है
कि वे युवा क्या बनना चाहते हैं। वे एक अच्छा जाति का नेता बनना चाहते हैं, वो अच्छा एक धर्म का नेता बनना चाहते हैं, वे अच्छा राजनीति का नेता बनना चाहते हैं। तो वे इस बनने के बाद में जाएंगे कहां? दिक्कत यहां पर है कि इन युवाओं को यह नहीं मालूम कि जाना कहां है, या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वालों को या धर्म की राजनीति करने वालों को यह नहीं मालूम कि उन्हें जाना कहां है। और यही असल में मुश्किल की जगह है। हमारा मानना यह है कि युवाओं को राजनीति करते समय यह प्रश्न बार बार पूछना चाहिए, चाहे वो जिस जगह हो, आरएसएस में हो, कम्युनिस्ट पार्टी में हो, चाहे वो सोशलिस्ट पार्टी में हो, चाहे वो और किसी दूसरे संगठन में हो, यह बार बार पूछना चाहिए कि आखिर हमारा लक्ष्य क्या है। अगर युवा की अपनी मौजूदा स्थिति में बुनियादी परिवर्तन नहीं आता, बुनियादी परिवर्तन से मतलब है उसकी चेतना और उसके मूल्यबोध में परिवर्तन नहीं आता, तो इसका मतलब यह है कि वह किसी डेडलॉक में या किसी यथास्थितिवादी अवस्था में फंसा हुआ है। और इस यथास्थितिवादी दायरे से निकलने के लिए उसके पास में कोई रास्ते होने चाहिए, और एक ही रास्ता है। आधुनिक काल में एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मुझे अगर कलकत्ता से दिल्ली जाना है तो मेरे पास में राजधानी एक्सप्रेस है। राजधानी एक्सप्रेस में जरूरी नहीं सब लोग दिल्ली के ही यात्री चढ़े, उसमें ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो पटना के हों, ऐसे भी हो सकते हैं जो गया के हों, ऐसे भी हो सकते हैं जो धनबाद उतरना चाहते हो। लोकतंत्र में ऐसे लोग हैं जो बीच बीच में कहीं उतरना चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र में ऐसे भी लोग हैं जिनका लक्ष्य लोकतंत्र है। लोकतंत्र अभी पाया नहीं है, हमने हासिल नहीं किया है, हासिल करना ये हमारा लक्ष्य है। मुश्किल क्या होगी, ये इल्यूजन हो गया कि लोकतंत्र तो आ गया। जी नहीं, लोकतंत्र आया नहीं है। ये जो भ्रम है, ये भ्रम हमारे विभिन्न विचारधारा के नौजवानों में है। मैंने खुद अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष, मैं इमरजेंसी में छात्र राजनीति शुरू की थी, इमरजेंसी के पहले। मुझे जयप्रकाश नारायण भी अच्छे लगते थे, मुझे इंदिरा गांधी भी अच्छी लगती थी। दिक्कत ये थी, और मैं संस्कृत कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन का सेक्रेटरी हुआ करता था, इमरजेंसी में सेक्रेटरी बना था। इस समय चुनाव नहीं होते थे। अब मुझे ये पता नहीं था कि इसमें मुझे दोनों ही क्यों अच्छे लगते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैंने जयप्रकाश नारायण के लिए काम करते हुए मैंने स्टूडेंट फेडरेशन ज्वाइन किया, मैंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की। और ये स्थिति मेरी, मुझे मालूम नहीं, मैं लगातार पढ़ रहा हूं लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्थिति है। छोटी सी घटना बता रहा हूं, ये जानबूझ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। तो मैं जब पटना में जयप्रकाश नारायण के यहाँ उनके अमृत महोत्सव में शामिल होने गया, तो मैं जनेऊ पहनता था उन दिनों। तो एक सर्वोदयी ने मेरी शिकायत कर दी बाबू से कि बाबू ये तो जनेऊ पहनता है, ये कैसा सर्वोदयी है। तो उन्होंने कहा कि तुम जनेऊ क्यों पहनते हो, क्योंकि उस समय 78 की बता रहा हूं, उस समय जनेऊ तोड़ो आंदोलन चल रहा था बिहार में। मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने कहा ये मेरा निजी अधिकार है, मैं जनेऊ पहनूं या ना पहनूं, मैं तिलक लगाऊं या ना लगाऊं, ये मेरा निजी अधिकार है। मैं इस अधिकार का उपयोग करूं या इसे त्याग दूं, ये मेरी अपनी इच्छा पर है। मैंने कहा मैंने मार्क्सवाद भी पढ़ा है, मैं नास्तिक भी हूं, लेकिन मैं आस्तिक भी हूं। क्यों? मैंने एक उदाहरण दिया था, मैं अभी आपके बहाने मैं युवाओं से शेयर करना चाहता हूं। अगर कोई चोर मंदिर में घुस जाए चोरी करके, या कोई कातिल हत्या करके मंदिर में घुस जाए, तो पुलिस कैसे जाएगी मंदिर में? जूते पहन के जाएगी या मंदिर के नियमों के तहत जाएगी? अगर वो जूते पहन के जाएगी तो मंदिर में लोग घुसने नहीं देंगे और पुलिस की इमेज खराब हो जाएगी। मंदिर में अगर कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस को जाना होगा तो मंदिर के नियमों के तहत ही जाएगी वो, तभी वो कातिल को पकड़ सकती है, तभी वो मंदिर की भी मदद ले सकती है। मुझे ये अपनी चॉइस, युवाओं को अपनी चॉइस, अपनी इच्छा, इस पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। दिक्कत क्या हो गई कि वे अब अपनी इच्छा से संचालित नहीं है। युवा कुछ देर के लिए ठहर के ये सोचें कि उनकी अपनी इच्छा क्या है। उनकी अपनी इच्छा है कि उनके पास में एक अच्छा घर होना चाहिए, उनकी इच्छा है कि उनके पास में एक अच्छी डिग्री होनी चाहिए, उनकी इच्छा है कि उनके पास में अच्छी नौकरी होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए पहली शर्त है मेहनत, नोट्स नहीं, शॉर्टकट नहीं, मेहनत। जो लोग ये कहते हैं कि संसाधन होंगे तभी हम पढ़ सकते हैं, मैं उनसे बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं,
संसाधनों की बहुत न्यूनतम भूमिका होती है। सर उनकी एक और इच्छा होती है, मैं ऐड कर दूं, इंसर्ट कर दूं इस बीच में। वो मुलायम सिंह, आप तो उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में ही घटना हुई थी कि युवाओं की इच्छा थी कि हमको चोरी करने दिया जाए एग्जाम में, और कहा कि करो। ये भी इच्छा, नहीं युवाओं की इच्छा हो जाती नहीं 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 नहीं, ये इच्छा नहीं है, ये इच्छा नहीं है, ये बुरी इच्छा है। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं अकेला स्टूडेंट फेडरेशन का अकेला लीडर था जब मथुरा में एसएफआई का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी था। मैंने नकल के खिलाफ में बाकायदा अभियान चलाया और मैंने हर कॉलेज में जाके मीटिंगें की, और मेरे चक्कर में सीपीएम के जो सेक्रेटरी हुआ करते थे उनकी पिटाई हो गई। मैं डरता नहीं था, मैं डरता नहीं था। ये पूरे उत्तर प्रदेश में सब लोग जानते हैं इस बात को। जिन लोगों को मैंने नकल नहीं करने दी और उनको पकड़वाया, आप जान लीजिए उनमें से एक व्यक्ति, तो नाम ले रहा हूं मैं, वो रस्टिकेट हुए आगरा यूनिवर्सिटी से। उन्होंने बहुत चिरौरी की मेरे साथ में, वो समाजवादी पार्टी के एमपी बने, उन्होंने बहुत चिरौरी की कि मेरी किसी तरह। मैंने कहा देखिए ये इस बात में रक्षा नहीं की जा सकती। और वो बड़े दादा टाइप के लोग थे, सब मसल्स में उनके साथ में, सारे गुंडे उनके साथ में। 700 विद्यार्थी आगरा में आंदोलन में जेल में बंद थे, और मैंने एक ही चीज कही थी कि नहीं, जिन्होंने अपराध किया है उनकी मैं रक्षा नहीं करूंगा। नाम था रामजीलाल सुमन। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को? कुछ चीजों को लेकर हमारे कोई समझौते नहीं हो सकते, जिसमें करप्शन एक समझौता है। नकल करना शिक्षा में करप्शन है। हमारे बिहार में सर कुछ ऐसी हत्याएं भी हो गई शिक्षकों की, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने नकल नहीं करने दी। कई बार शिक्षक को पीटा गया कि आपने नकल नहीं करने दिया। ठीक है, चाकू, मतलब एक जमाना था जब डेस्क पर चाकू को गाड़ करके एग्जाम देते थे और टीचर की बिल्कुल मजबूरी बिल्कुल। थी कि वो चुप रहे। मैं स्वयं संस्कृत पाठशाला में कोई फेल नहीं होता था। मैं स्वयं 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ क्योंकि मैंने नकल करने से मना किया। मैं नकल नहीं करूंगा चाहे कुछ हो जाए। नहीं आ रहे थे, नहीं किया। मैं संस्कृत में मासिव स्केल पर नकल होती थी, आज भी होती है। सवाल यह है कि आप चुनेंगे क्या। एक यूथ के सामने यह चीज होनी चाहिए, उसके सामने जहर भी है, उसके सामने अमृत भी है। खाने के नाम पर मैं जहर नहीं खा सकता, वो चाहे जितना ही सुखदाई हो। मुझे अच्छी चीज चाहिए, मेरे अच्छे टेस्ट, अभिरुचि अच्छी होनी चाहिए, मेरा चयन अच्छी चीजों का होना चाहिए। हमारे यहां यूथ की मुश्किल यह है कि उसके पास में चयन के विवेक का अभाव है। चयन के विवेक का अभाव अपने आप में मुश्किल खड़ी करता है। मुझे यह तो चुनना ही होगा कि मैं एक क्रिमिनल से दोस्ती करूं या एक अच्छे लड़के से दोस्ती करूं। अगर मुझे अच्छे लड़के नहीं मिले तो मैं अच्छे लड़के पैदा करूं, अपने व्यवहार से पैदा करूं। सेकंड चीज जो कि बहुत जरूरी है, मतलब स्टूडेंट के अपने परमार्जन के लिए, उसके परिष्करण के लिए, वो ये कि स्टूडेंट लाइफ में तो हमारे अंदर विचारों को लेके एडवेंचर होना चाहिए। हमें नए नए विचार जानने चाहिए। अभी जो विद्यार्थी है, जो यूथ है, उसकी स्थिति यह है कि उसे नए विचार जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप नए विचार जानेंगे नहीं, नए विचारों की खोज नहीं करेंगे तो नए मूल्य पैदा कैसे करेंगे? डिग्री से मूल्य नहीं पैदा होते। नए मूल्य पैदा करने के लिए जरूरी है कि नए विचारों को जाना जाए, नए विचारकों के पास जाया जाए। हमारे युवाओं में तो सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उन्हें तो अधिक से अधिक क्या चाहिए, एक ट्यूशन के लिए एक टीचर चाहिए, और सबसे जो खतरनाक चीज है वो ये कि नोट्स चाहिए। उसके बाद में वो परीक्षा में पास हो जाए और उन्हें अच्छे नंबर आ जाए, उनको डिग्री मिल जाए। नहीं, मुझे ऐसा युवा नहीं चाहिए और मुझे ऐसी युवा मानसिकता नहीं चाहिए। मुझे ऐसा युवा चाहिए जो किताब खोजे। अब किताब नहीं खोजते, अब लोग गैस पेपर और नोट्स की जो किताबें वो खोजते हैं, कुंजियां खोजते हैं। इसने क्या किया कि इसने पूरे के पूरे युवा के चरित्र को शॉर्टकट के रास्ते पर डाल दिया है। परीक्षा तो पास कर लेते हैं लोग। मैं एक इंटरव्यू में गया हुआ सिलेक्शन कमेटी में, एक लड़के के एमए में 75% नंबर, शानदार नंबर उसके थ्रू आउट। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा स्पेशल पेपर प्रेमचंद था, तो तुमने प्रेमचंद की कोई किताब हाथ से छू के देखी है? तो उसने कहा नहीं सर। अच्छा, मेरे साथ ये प्रिविलेज रहा है, मैं थोड़ा बदनाम हूं इस बात के लिए कि मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती किसी की।
तो जब उसने कहा कि मैंने किताब देखी ही नहीं है, और वो स्पेशल पेपर में उसके 80 नंबर 100 में से, अब आप यहां से सोचिए, वह विद्यार्थी प्रेमचंद की किताब को उसने स्पर्श नहीं किया, लाइब्रेरी जाके किताब की गंध उसने महसूस नहीं की, तो आपकी पढ़ाई क्या हुई? आज की स्थिति यह है, बड़ी बदतर स्थिति है कि विद्यार्थी लाइब्रेरी नहीं जाते, नई किताबें नहीं खोजते, नए विचार नहीं खोजते, तो नए विचार के बिना तो नया मनुष्य नहीं बनेगा, नया नौजवान भी नहीं बनेगा। नए नौजवान को बनने के लिए उसके अंदर दो चीज होनी चाहिए, नए विचारों के प्रति आकर्षण और खोज का एप्टीट्यूड। अगर उसके अंदर खोज का एप्टीट्यूड नहीं होगा तो वह नया मनुष्य, नया नौजवान नहीं बन सकता, नया भारत भी नहीं बना सकता। नए भारत में जिन लोगों की बड़ी भूमिका रही है, वे नए विचारों के प्रति एकदम पागल थे, खोज खोज के नए विचारों की खोज करते थे। छोटी सी घटना बता रहा हूं मैं आपको, नौजवानों के लिए ये प्रोग्राम इसलिए, भगत सिंह को फांसी की सजा मिली थी। आमतौर पर यह देखा गया कि भगत सिंह, सॉरी, जिनको फांसी की सजा मिलती थी उनका वजन कम हो जाता था चिंता में और दुख में। और जुल्फिकार अली भुट्टो एक क्लासिक एग्जाम्पल है उसका, जो कि हाल के ही वर्षों में कि उनके वो सूख के छुआरा हो गए थे। भगत सिंह को जब फांसी की सजा बोली और भगत सिंह को जब फांसी की सजा दी गई, भगत सिंह का वजन बढ़ गया। पूछा क्यों? जो फांसी के लिए जो अपॉइंटेड था, वो गया उनके पास में कि अब आपको फांसी के लिए ले चलना है, आप चलिए ना मेरे साथ में, आपको उठ के। तो भगत सिंह का थोड़ी देर रुक जाओ। तो उसने देखा कि भगत सिंह क्या कर रहे हैं। भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे थे लेनिन की, व्लादिमीर इलिच लेनिन की एक किताब पढ़ रहे थे, राज्य और क्रांति। मालूम था कि मैं अभी 1 मिनट के बाद मर जाऊंगा, लेकिन नए विचारों की ललक और नए विचार जानने की इच्छा अंत तक बनी रही। यह चीज है जो कि भगत सिंह बनाती है। भगत सिंह इससे नहीं बनते, खाली भाषण देने से भगत सिंह नहीं बनते। नए विचार जब तक आपके दिमाग में कौंधे नहीं, नए विचारों को आप जाने नहीं, नए विचारों को के अनुरूप आप आचरण न करें, तब तक आप नया नौजवान नहीं बना सकते। आज के नौजवान की मुश्किल यह है कि वह नए विचार नहीं सीखना चाहता। डिग्री तो चाहिए इंजीनियरिंग की, लेकिन इंजीनियर के जो आधुनिक जो एटीट्यूड्स होते हैं उन्हें वो सीखना नहीं चाहता। इंजीनियरिंग की जो आधुनिक खोजें होती हैं उन्हें वो जानना नहीं चाहता, वो खाली प्रयोजन मूलक चीजें जानना चाहता है। तो जाहिर है, टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है, अगर आप उसके साथ जुड़े हुए विचार को नहीं जानते तो आप वो टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर टेक्नोलॉजी आप पर कंट्रोल करेगी। अभी स्थिति है कि शिक्षा को विद्यार्थी या नौजवान कंट्रोल नहीं करते, बल्कि शिक्षा जो है वो विद्यार्थियों को कंट्रोल करती है। एक जमाना था कि विद्यार्थी जो है बहुत महत्वपूर्ण होता था, परीक्षा महत्वपूर्ण नहीं होती थी, परीक्षा के परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होते थे। अभी स्थिति इतनी खराब है कि 65,000 से अधिक सीबीएसई में 95% से ऊपर लोगों के नंबर आए बच्चों के। अगर 95% नंबर हैं और 65,000 से अधिक विद्यार्थी हैं पूरे देश में, तो इसका मतलब प्रतिभाओं का तो एकदम ज्वार भाटा आया हुआ है देश में। सर हकीकत क्या है? सर अब तो 99 होने लगा सर, 99। हकीकत यह है कि वे जो विद्यार्थी जो कि इतनी बड़ी संख्या में नंबर ला रहे हैं, वे अपनी भाषा में एक चिट्ठी लिखना नहीं जानते। यह स्थिति हिंदी की भी है, यह स्थिति बंगला की भी है, यह स्थिति मराठी की भी है। क्यों मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा मनुष्य को और बेहतर मनुष्य बनाती है। नई खोजें, नए मूल्य नौजवान के अंदर नए जीवन के प्रति, नई जीवन शैली के प्रति आकर्षण पैदा करते हैं। हमारे यहां अभी स्थिति यह है कि जो नए आज के नौजवान को सबसे बड़ा कष्ट क्या है, अगर मुझसे पूछें, उसका सबसे बड़ा कष्ट यह है कि उसने नए की खोज बंद कर दी है, नए मूल्यों को जानना बंद कर दिया है, नए विचारों को जानना बंद कर दिया है। और ये एक ऐसी जगह फंस गया है जहां पर कि सिवाय इसके कि उसके पास में जिसे कहें कि मृत विचार हैं, मृत जीवन शैली है, ऐसा जो है संगत का साथ है जिसमें कि कोई ऊर्जा नहीं है।
सर लेकिन सर एक सवाल है सर, एक सवाल है, ये जो युवाओं के साथ जो ये स्थिति है, इसके लिए क्या युवा देश दोषी है, या जो बचपन से समाज ने उनको जो दिया है, समाज से ही वो आते हैं? क्योंकि बचपन में माँ बाप ने क्या दिया, उनके आसपास के परिवारों ने क्या दिया, समाज के लोगों ने क्या दिया, स्कूल ने क्या दिया, वही मिलकर करके युवा बनते हैं। तो क्या इसके लिए आप समाज को, परिवार को, अपने आसपास के परिवेश को आप जिम्मेदार नहीं मानते युवाओं की, इस तरह के नहीं, युवाओं इनकी के? बहुत थोड़ी सी भूमिका है, इनकी निर्णायक भूमिका नहीं है। निर्णायक भूमिका है युवाओं में पहलकदमी का अभाव, वो अपने इनिशिएटिव उनके अंदर नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं जब जेएनयू में पढ़ने गया था ना, तो मेरे पास में एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे और पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े थे, बड़े खराब। कल्पना नहीं कर सकता था कोई जेएनयू में दाखिले लेने की उस समय। और मैं जब दाखिला लेने गया तो अपने दोस्तों से पैसे मांग के उधार लेके मैंने दाखिला लिया। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, मैंने कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी, मैंने कोई मॉडर्न एजुकेशन नहीं अर्जित की थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने सारी मॉडर्न चीजों को जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश की और अर्जित की। और ये मेरी नहीं, जेएनयू के हजारों विद्यार्थियों की यही कहानी थी, आज भी है। क्यों मैं कह रहा हूं, व्यक्तिगत पहलकदमी आधुनिक काल की सबसे बड़ी खूबी है। अब मसलन आप अगर खुद प्रयत्न न करते तो आपका चैनल थोड़ी बनता। आप ये कहें कि आपको संसाधन सारे दे दिए जाएं, संसाधन तो है लोगों के पास में, टीवी चैनल्स हैं, लेकिन वो एक सामान्य से अच्छा सा रिलेवेंट डिस्कशन ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। क्यों? अंदर से पहलकदमी का अभाव। ये आंतरिक सेंसरशिप जिसे हम लोग कहते हैं ना, वो बड़ी खतरनाक होती है। हमारे युवा की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वह पहलकदमी से अपने हाथ पैर खींचना चाहता है। वह अगर पहलकदमी करता है तो वो सिनेमा देख लेता है, वो पहलकदमी करता है तो वो एक अच्छी लड़की खोज लेता है प्यार करने के लिए, लेकिन वो पहलकदमी करके एक अच्छी किताब नहीं खोजता कि वो शहर में किताब कहां से आएगी। सवाल यह है कि ये बेचैनी, पुस्तक के लिए बेचैनी वैसे ही होनी चाहिए जैसे मुझे अपने लिए सांस, मुझे पवित्र हवा चाहिए, मुझे प्रदूषण रहित हवा चाहिए। इसके लिए प्रयत्न करना होता है। और लेकिन हमारी मुश्किल क्या है कि हम हर चीज ये समाज के खाते में कब तक डालेंगे? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। मेरे तो परिवार में कोई मॉडर्न एजुकेशन में गया ही नहीं, पूरी सेंचुरीज में नहीं गया, मेरे आसपास कोई नहीं गया। मेरे साथ के जो लोग थे वो मुझसे अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, उसी एनवायरमेंट में थे। एनवायरमेंट की न्यूनतम भूमिका होती है, निर्णायक भूमिका होती है आधुनिक काल में व्यक्ति की निजी पहलकदमी की, पहली चीज। दूसरी चीज, व्यक्तिवाद। मेरी इच्छा है, मैं इसे करूंगा, मैं इसे हासिल करना चाहता हूं, मैं इसे करना चाहता हूं। वह लड़का कोशिश करता है तो वो आईआईटी में एडमिशन हो जाता है उसका, वह कोशिश करता है तो वो डीएम बन जाता है, सीएम बन जाता है, वो पीएम बन जाता है। लेकिन वही लड़का अगर कोशिश करे तो वो एक अच्छा सोशल साइंटिस्ट नहीं बन पाता। और ये मेरे लिए चिंता की चीज है। हिंदुस्तान पीछे क्यों है? हिंदुस्तान पीछे इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के नौजवानों में विचारों को लेकर पहलकदमी नहीं है। डरते हैं कि नए विचार कहीं उनको कुचल न दें। नहीं, नए विचार कुचलते नहीं है, नए विचार रूपांतरित करते हैं। हम विचारों से प्रेम, मैं सारे विचारधारा के लोगों से मिलता हूं, मेरी सबसे अच्छी दोस्ती है, और यंग एज से दोस्ती, आज से नहीं, यंग एज से दोस्ती है सभी विचारधारा के लोगों से। क्यों? क्योंकि अगर मैं मनुष्य से प्रेम करूंगा तो मुझे विचारों से प्रेम करने की भी आदत होगी। विचारों से प्रेम खाली करके आप मनुष्य से को छोड़ के विचारों से प्रेम करेंगे, किताबों से प्रेम करेंगे, इससे बात नहीं बनेगी। मुझे किताबें भी चाहिए, मुझे नए विचार भी चाहिए, और मुझे आसपास के सारे लोग चाहिए, वो चाहे अच्छे हों, बुरे हों, अनपढ़ हों, जाहिल हों, अशिक्षित हों, सब चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता नहीं मैं तो बहुत पढ़ा हूं जी, मैं तो आपसे बात नहीं करूंगा क्योंकि आप तो अनपढ़ आदमी है। नहीं, मुझे ये जो अनटचेबिलिटी वाला जो भाव बोध है कि मैं तो इंजीनियर हो गया हूं, जब मैं इनसे क्यों सीधे मुंह बात करूं, ये तो एक पत्रकार आदमी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो अपने अंदर एक खास तरह की थोथी सुपीरियरिटी जो युवाओं में है, वो जाति की है, वंश परंपरा की है, धर्म की है। ये जो सुपीरियरिटी है, ये श्रेष्ठत्व भाव जो है, ये बहुत खतरनाक भाव है। इसने क्या किया कि छात्रों के और युवाओं के विकास को एकदम अवरुद्ध कर दिया। ठीक है, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे हैं,
बहुत अच्छी दौलत है उनके पास में, लेकिन सवाल यह कि तुम कैसे हो? तुम क्या अपने पिता से बेहतर हो? एक और चीज मैं, बहुत ही जरूरी चीज है जो मैं आपके बहाने कहना चाहता हूं। आप किसी भी लड़के से पूछिए या किसी भी लड़की से पूछिए, लड़की से पूछिए तू क्या अपनी मां जैसी बनना चाहती है? कोई लड़की अपनी मां जैसी नहीं बनना चाहती। क्यों? माँ ने तो जन्म दिया है, माँ ने पेट में रखा है, माँ ने पाला है, माँ ने अपने अमूल्य 25 साल खर्च किए हैं तुम्हें बड़ा करने में, लेकिन तुम माँ जैसी बनना नहीं चाहती हो। इसका मतलब यह कोई ऐसी चीज है जो कि माँ से अलग है और आगे विकसित, जो कि तुम्हारे जेहन में। वही लड़का वही लड़का जो कि अपने पिता की सौगंध खा के बड़ा होता है, पिता जैसा बनना नहीं चाहता। पिता ने जिस परिवेश में अपना जीवन गुजारा, उस परिवेश में लौटना नहीं चाहता पढ़ने के बाद। हिंदुस्तान की पूरी हिस्ट्री इसी से जो बनी हुई है, मिडिल क्लास के लोगों की। जिस दिन हम पढ़ लेते हैं, हम पहला काम ये करते हैं, अब हम बेगूसराय नहीं जाएंगे। अब अरे भाई, बेगूसराय में बड़े हुए, बेगूसराय में खेले कूदे बड़े हुए। मैं लौट के मथुरा गया, लोगों ने कहा अरे कोई आता है लौट के, आप तो कमाल कर रहे हैं। अरे मैंने कहा कि यार मेरी जगह है, ये मेरी जगह है। मैं अपनी जगह से, अपनी जन्म स्थान से, जिन लोगों ने मुझे जन्म दिया है, मैं उनसे प्यार करूंगा तो मैं नए को भी प्यार करूंगा। मैं जो चीज कहना चाहता हूं, आपका तो अपनी जमीन से ही प्यार नहीं है, अपने घर से प्यार नहीं है। मैं घर में नहीं रहता अपने मथुरा में, मैंने भाई तोड़वा के बनवाया नया, कि आऊंगा जब भी आऊंगा, इच्छा हुई रहूंगा। तो मेरा घर तो है, मेरे मन में रहे। मैं बहुत पहले 40 साल पहले मैंने पूजा वूजा सब छोड़ दी थी, कि मैं सब संभाली आके। क्यों? मुझे उससे राशन नहीं आने वाला। वो मेरी जगह है, ये अनुभूति मैं किसी भी कॉस्ट पर नष्ट नहीं करना चाहता। मैं नित्यानंद एंजॉय करता हूं उसे। मेरे जिस साथ के जितने लोग हैं वो भांग पीते, मैं भांग नहीं पीता, मैं कोई भी नशा ही नहीं किया मैंने अपने जीवन में कोई। तो वो कहते हैं कि तुम बेकार आदमी हो, तुमने कभी भांग नहीं पी। जेएनयू वाले कहते हैं तुमने कभी दारू नहीं पी, तुम बेकार आदमी हो। अच्छा मैं क्या छोड़ दूं? नहीं, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। मुझे वे लोग भी चाहिए जो सन्यासी हो गए हैं, उनसे भी मैं बात करता हूं और प्यार करता हूं, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति की दुनिया अलग होती है, लेकिन मैं इसकी बिना पर उसके साथ में अपनी दूरी नहीं बनाऊंगा। मुझे सब चाहिए। जब तक मेरे अंदर ये भाव नहीं आएगा मुझे सब चाहिए, आप तय मानिए युवाओं में परिवर्तन नहीं होगा। ये जो पॉलिटिकल स्लोगन है ना, सबका साथ सबका विकास, जो आपको अच्छा लगता है, अरे उनसे कहो कि बस खाली इसे व्यवहार में लागू कर दो। मैं एक बहुत मजेदार घटना बताऊं आपको। मैं मथुरा गया तो एक महिला आके मेरे सामने खड़ी हो गई, मंदिर पे बैठा हुआ था। उसने कहा कि पहचान रहे हो मुझे? मेरी तो काटो तो खून नहीं, मैं उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। अब मैं उससे अगर ये कहूं मैं नहीं पहचान रहा हूं तो वो हर्ट फील करेगी। तो मैं 1 मिनट सोचता रहा कौन है कौन है, तो फिर 1 मिनट बाद मुझे उसके चेहरा देख के, ये हिस्सा देख के मुझे अंदाजा लगा कि ये फलां लड़की हो सकती है। तो मैंने उससे कहा कि तुम फलां की बेटी हो? बोले हाँ। तूने ठीक पहचाना। बोले तुम जब मथुरा छोड़ के गए थे तो मैं 13 साल की थी, सोचिएगा। अब वो 55 साल की है। अब वो बोली कि तुमने पहचान कैसे लिया? अब मैंने कहा कि ये मत पूछो, लेकिन बस ये गया कि वेरिफिकेशन ठीक हो गया, वेरिफिकेशन ठीक हो गया। अब मैं गया स्वामी हरदास के आश्रम। मैं जाता था ऐसे ही, जब भी मुझे मौका मिलता था मैं ऐसे ही घूमता था, मंदिरों में जाता था, दर्शन करता था। तो वहां दरवाजे पर ही मेरे 2 क्लासमेट मिलके, जो व्याकरण से बड़े अच्छे विद्वान आचार्य। अरे बोले ये तुम तो बड़े अच्छे मिले, और गुरुजी से तो बड़ी बात होती है, वो तुम्हारी बड़ी याद कर रहे। अब मेरी समझ में नहीं आया कौन गुरुजी और कौन याद करता है, क्योंकि मैं तो 40 साल बाद लौटा। तो मैंने कहा कि चलते हैं अंदर, चलते हैं। तो उनका रुकोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल रुकेंगे। बोले कि फिर बैठेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो गए साहब। तो स्वामी हरदास का जो आश्रम है उसका जो उत्तराधिकारी है अभी, उन्होंने बिठाया मुझे और उन्होंने कहा कि आप पहचान नहीं रहे मुझे। उन्होंने मेरे पिता के रेफरेंस से कहा आप फलां के बेटे हैं और मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा कैसे जानते हैं आप, बताइए मुझे। तो बोले मैं छोटा सा था, आपको छात्र नेता के नाते इलेक्शन में भाषण देते थे, तो मैं सुनता था आपका भाषण, मैं पढ़ नहीं पाया। और आप सोचिए, आप सोच नहीं सकते मैं इतना कितना खुश हूँ आज। बोले कि मैं, हम तो ये सोचते थे कि ये लड़का नास्तिक हो गया, ये हमारे यहाँ कभी नहीं आएगा।
अब बताइए, आप इतने दिन बाद भी आप आए, और तो मैंने कहा नहीं, बीच में भी आया लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला कि आपसे कभी मिलूं। अब उसके बाद बातचीत शुरू हुई तो दुनिया ही दूसरी, उनकी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग, लेकिन मैं कहीं कोई ऐसी मीटिंग ग्राउंड तो है मेरी। मुझे हर व्यक्ति चाहिए इस समाज में, जो कोई पैदा हुआ है, कोई भी व्यक्ति मेरे लिए अछूत नहीं है। ये अछूत समस्या जो है ना, जानते हैं, वो जाति में तो चली गई, लेकिन हमारे जेहन में आ गई। हमने तरह तरह के नए अछूत पैदा कर दिए और इसने युवाओं का बड़ा नुकसान किया। जी जी, लेकिन लेकिन मैं बात कहूं कि फिर हम समाज समाज पे आता हूँ। जो हमारा समाज है, जिस तरीके का समाज, तो अगर हम गांधी के समय को याद करें, हमने तो देखा नहीं है लेकिन पढ़ा है कि उस समय गांव को जिस हम याद करते थे, अंग्रेजों का जमाना था और उसमें गांव में एक छुआछूत भी थी, सारी चीजें थी, लेकिन एक गांव में एक समरसता था। जैसे आपने जो कहा कि सबका होना जरूरी है, वो भाव था सबके प्रति, कुछ वो दया भाव था या क्या भाव था, वो हम उस पर हम नहीं बहुत विशेष बात करेंगे, लेकिन एक भाव था कि सबका होना जरूरी है, जो आप कह रहे हैं। लेकिन वो समाज जो है धीरे धीरे टूटता टूटता यहाँ चला गया है कि इसे लग रहा है कि मेरे अलावा कोई न हो। इस तरह का भाव जो विकसित हो गया समाज में, वो भाव कैसे विकसित हो गया? क्योंकि गांधी ने जिस देश को बनाने की कोशिश की थी, या जो उनके साथ लोग थे, भगत सिंह भी हो या चाहे नेहरू हो या अम्बेडकर हो या सुभाष चंद्र बोस हो या जितनी धारा के लोग थे, वो तमाम लोग थे कि एक ऐसा देश, वो भारत देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि भाई आप लोग जाओ, हम लोग देश संभालेंगे, हम अपना देश चलाएंगे। और हम अपने तरीके से हमने एक संविधान गढ़ा, जिस संविधान में कहा कि जाति, धर्म और लिंग और रंग के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, और ये देश सबका है, किसी जमींदार का देश नहीं है, किसी फलाना परिवार का, राजघराने का देश नहीं है, किसी जाति का देश नहीं है, सबका देश है, किसी धर्म का देश नहीं है। वो देश जो है आज ऐसा नहीं लग रहा है कि छूटता जा रहा है, और अगर छूटता जा रहा है तो उसके जो कुछ मूल तत्व हैं जिसकी वजह से हम छूट रहे हैं, वो क्या आप देख पाते हैं? देखो, एक तो बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन बहुत ही मुश्किल बात है ये कि जितना ये डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन बढ़ा है समाज में, उतनी ही हमारे बीच में दूरियां बढ़ी। गांधी जी जिस दौर में थे, उस दौर में श्रम विभाजन उतना नहीं था, और उस जमाने में उतना माइग्रेशन नहीं था। मुश्किल क्या हो गई है कि गांधी जी कैपिटलिज्म की जो विशेषता थी, श्रम विभाजन और माइग्रेशन, इससे अनभिज्ञ थे। अब जाहिर है डेवलपमेंट तो होगा, बांध बनेंगे, बिजली घर बनेंगे, सड़कें बनेंगी, हाईवे बनेंगे, कारखाने लगेंगे, तो जाहिर है जमीनें ली जाएंगी, और जमीनें ली जाएंगी तो लोग बेदखल होंगे और माइग्रेट करेंगे। तो वह कोई साधारण माइग्रेशन नहीं है, असाधारण माइग्रेशन है ये। और इसने एक सबसे बड़ा खतरा पैदा किया कि करोड़ों करोड़ों लोगों को गांव से खदेड़ के बाहर कर दिया। दूसरी चीज जिसने कि गांव से लोगों का जो जिससे कि हृदयहीनता पैदा की, उसका एक बड़ा कारण यह है कि कृषि जो है वो अब उपयोगी और लाभकारी नहीं रह गई। कृषि अगर उपयोगी और लाभकारी होती, कोई भी किसान का बेटा जो है किसान नहीं बनना चाहता। मैं भी उदाहरण हूँ सर, मैं हाँ गांव छोड़ हाँ, के आ गया, मैं तो वो किसान का हम बेटा था। वो सब वो एक समस्या है। कारण क्या है कि हमने कृषि को लाभकारी एक तरह से उत्पादक शक्ति नहीं रहने दिया। और जब हम अपने कृषि को एक लाभकारी उत्पादन का क्षेत्र खत्म कर दिया, तो उसका परिणाम तो निकलेगा। उसका पहला परिणाम क्या है कि पहला परिणाम यह है कि कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पामाली पैदा हुई। आज किसान लोग जो है, वो चाहे बड़ा किसान हो चाहे छोटा किसान हो, वो जितने मतलब कष्ट में है, उतने कष्ट में कोई और नहीं है। अगर कोई ये कहे कि बड़ा किसान हूं मैं और मुझे कोई कष्ट नहीं है, वो गलतफहमी का शिकार है। कष्ट उसे भी है, उसकी रेंज अलग है, रेंज अलग है। इसलिए पहली चीज यह है कि हमने कृषि को, अब जैसे कारखाना है, इन्फोसिस के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अगर उनको लाभ नहीं होगा तो वो छटनी करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। वो आए दिन छटनी करते रहते हैं, पिछले दिनों भी की उन्होंने। तमाम कंपनियों ने अपने ऑटोमोबाइल के कारखाने बंद कर दिए, 5 कंपनियां हिंदुस्तान छोड़कर चली गई। क्यों? और हजारों लोग निकाल दिए। क्यों?
क्योंकि कोरोना के बाद में उनकी स्थिति ये थी कि उनकी कारें नहीं बिकेंगी। कृषि में हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि किसान जाएगा कहां। तो पहली चीज ये पैदा हुई कि जब आपने उसे अनुत्पादक और गैर लाभकारी बना दिया तो उसमें एक खास तरह की मारकाट शुरू हुई। दूसरी चीज जो शुरू हुई वो ये कि ऑलरेडी कृषि में असमानता थी। तो पहले के जो शासक थे, जो जिन्होंने आजादी दिलाई, जिनके नेतृत्व में हमने इतना डेवलपमेंट किया, वे एक चीज को करने में असमर्थ रहे। अगर भूमि वितरण ईमानदारी से नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने और किसी जी ने किया होता तो हिंदुस्तान की पिक्चर अलग होती। ये जो लैंडलेस लेबर जो आज स्थिति है कि 48 करोड़ के ऊपर है, ये लैंडलेस लेबर नहीं होती। और आज स्थिति क्या है कि आपने जमींदारी उन्मूलन कानून तो बना दिया, लेकिन स्थिति है कि अब एक एक कारपोरेट हाउस के पास में हजारों एकड़ जमीन है, नए जमींदार पैदा कर दिया। नहीं, एक और बात मैं ऐड कर रहा हूं सर, इसमें जो मेरे पास सवाल था उसको ऐड कर लीजिएगा। ये आपने जो कहा भूमि सुधार की बात कही कि जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, साथ साथ ये भी था कि जो उद्योगपति थे, जिनके पास पैसे थे, जिनके पास संपत्तियां थी दूसरे खेत से इतर, उनका भी बंटवारा नहीं हुआ। उनपे तो बिल्कुल, जमींदारी पे तो फिर भी एक हुआ, लेकिन उनपे तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। जी नहीं, ये तो ठीक है कि आपने उनकी संपत्ति का बंटवारा नहीं किया, उनके पास में कोई ऐसी खास संपत्ति नहीं थी उस समय, नहीं थी, आज संपत्ति है भाई। उस समय अब आप यहां से सोचिए कि 50 करोड़ से ऊपर की संपत्ति के लोग 20-22 थे, 20-22 फैमिलीज थे। हाँ, लेकिन जो थे ना सर, 40 सर थे। जरूरत दूसरी थी। जरूरत यह थी कि ये जो नीचे जो जमीन फैली हुई है, उस जमीन का बंटवारा किया जाना चाहिए था, जिसको कि नहीं किया जी। इसने बड़े पैमाने पर समाज में वैषम्य पैदा किया और ये वो वैषम्य आज भी सबसे बड़ी मुसीबत है। आज स्थिति क्या है? किस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे थे किसान? एक साल जो आंदोलन चला पूरा, सामान्य सी चीज आज भी वो कह रहे हैं, अब मानने को तैयार नहीं है कोई सरकार कि उनकी उपज का वाजिब दाम दिला दीजिए। बस एक ही एक वन लाइनर है, एक जो उपज है उसका उचित दाम दिला दीजिए और उनकी जो उत्पादन में या कृषि में जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं वे उन्हें सस्ती दर पर मुहैया करा दीजिए। दो चीज सामान्य से हम नहीं कर पाए 75 वर्ष में, तो जाहिर है सामाजिक वैषम्य और हृदयहीनता या जिसे कहें कि ग्राम्य बर्बरता ये बढ़ेगी। चाइना क्यों आगे चला गया? रूस क्यों आगे चला गया? रूस 1917 के अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद में पीछे पलट के नहीं गया, क्योंकि उन्होंने पहला काम यह किया कि उन्होंने नीचे गांव को और कृषि को संभाला। आज क्या हालत है आप देखिए, रूस ने सप्लाई बंद कर दी है ना गेहूं की और चीजों की, तो सारी दुनिया हाहाकार मच रही है कि भाई रूस ने सप्लाई बंद कर दिया, हम लोग खाएंगे कैसे? छोटा सा देश है कहने के लिए, सारी दुनिया ने आर्थिक पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन रूस के हाथ में सबकी दुनिया का अनाज है। आज छोटा सा देश है क्यूबा, कौन सी चीज ऐसी जो कि ताकतवर बनाती है उसे? सिर्फ साइंस में बायोटेक्नोलॉजी और नीचे जिसे हम लोग कहते हैं चीनी। वो सारी दुनिया में चीनी बेच के अच्छा हमारे यहाँ इतना किसान, यानी इतने लोग किसानी करते हैं कि क्यूबा जैसे 10 देश पैदा हो जाए उसमें। लेकिन हमारे यहाँ मुश्किल क्या है? हमारे पास में ताकत नहीं है। क्योंकि हम किसान की शक्ति को, उसकी पूरी की पूरी संभावनाओं का हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते। सरकार की तरफ से कोई संरक्षण नहीं। तो क्या सर इसके लिए सिर्फ, तो सर क्या हम बात करें कि देश आजाद हुआ और देश के जो कर्ता धर्ता बने जवाहरलाल नेहरू, तो ये जवाहरलाल नेहरू का केवल दोष है या और भी लोग उसमें हैं? नहीं, वो आइडिया का दोष है। जवाहरलाल नेहरू के जो आइडिया था वो ये था कि हिंदुस्तान जो है समाजवाद के नमूने का समाज होगा। उन्होंने पहली प्लानिंग जो डिक्लेयर की पंचवर्षीय योजना, उसका मोटो ही ये था, जहां से शुरू हुई चीज, समाजवादी नमूने का समाज। तो जब आपने नींव ही डाल दी नमूने का समाज, तो समाजवादी समाज तो नहीं है, वो तो नमूने के लिए आपने खाली नींव डाल दी।
लेकिन जो जमींदारी उन्मूलन कानून जो लागू किया गया, उस कानून को नीचे लागू करने के लिए जरूरी था कि भूमि सुधार लागू किए जाते। तो हुआ क्या कि जमींदारी उन्मूलन कानून तो लागू हुआ, और मसलन आप कोई जमींदार है तो उसने अपने, उसके नाम तो उतनी कम ही जमीन है, लेकिन बाकी उसने कहा कि मंदिर के नाम कर दी, तोते के नाम कर दी, कौए के नाम कर दी, और ये बेनामी जमीन बेशुमार नहीं। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं मैं आपसे, अगर राजाओं की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया होता तो स्थितियां दूसरी होती। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान के पूंजीपतियों के पास संपत्ति कम थी और सामंतों और राजाओं के पास संपत्ति ज्यादा थी। पहली जो पार्लियामेंट चुन के आई और उसके बाद से अब तक आप उठा के देख लिए प्रोफाइल, लंबे समय तक 130 से अधिक राजा जो है पार्लियामेंट में आते रहे। आज तक तो हमने नहीं सुना कि अंबानी के परिवार से कोई आदमी सुन के आया सांसद, कोई टाटा के परिवार से। क्यों क्यों? वो चुन नहीं सकते अपने, वो उनमें योग्यता नहीं है। बिल्कुल योग्यता है उनके अंदर, बिल्कुल योग्यता है, लेकिन दिक्कत यहां है, दिक्कत यहां है क्योंकि आपने क्या किया कि आपने इनिशियली लोगों के दिमाग में यह भर दिया कि ये टाटा बिरला जो है ना वो चोर होते हैं। आपने ये कभी नहीं कहा कि सिंधिया चोर होते हैं या जयपुर के राजे चोर होते हैं, आपने कभी नहीं कहा ये। आपने राजाओं की संपत्तियों के अधिग्रहण की अगर घोषणा की होती, हिंदुस्तान की पिक्चर अलग होती। ये जो ग्राम्य वैषम्य है ना, ये तमाम सामंतों के को दी गई, छोटे छोटे जमींदारों को दी गई संपत्तियां थी, किनकी थी? ये राजाओं की थी। ये उनके जिसे कहें कि टैक्स वसूलने वाले लोकल एजेंट थे, चुंगियां थी इनकी, चुंगी के तौर पर काम कर रहे थे ये लोग। तो आपने गांव में जो जिस मुसीबत की तरफ आपने ध्यान खींचा है, वो गांव की मुसीबत इसलिए आज भी बरकरार है क्योंकि सामंती संपत्ति का हमने राष्ट्रीयकरण नहीं किया। अगर सामंती संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करते, उसको जनता में वितरित करते, तो पिक्चर अलग होती। एक नमूना बता रहा हूं मैं आपको छोटा सा। हिंदुस्तान का पहला राज्य था जम्मू कश्मीर, जिसने के भूमि वितरण कानून ईमानदारी से लागू किया। शेख अब्दुल्ला पहला चीफ मिनिस्टर था हिंदुस्तान का। आज स्थिति क्या है वहां? वहां जो किसान खेती करते हैं ना, वो भूखे नहीं मरते। एक एक किसान जो है वो अपने खेत से 1 किलो अगर वो केसर पैदा करेगा तो 1 करोड़ कमा लेगा। सबसे ज्यादा खुशहाल किसान है हिंदुस्तान में कश्मीर का। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा खुशहाल कौन सा किसान है? जहां सबसे ज्यादा लैंड रिफॉर्म लागू किए गए, भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया, वो केरल। अब केरल में जाइए, आपको 25-25 किलोमीटर तक, 50-50 किलोमीटर तक आपको लगातार आपको जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़। मालूम पड़ा कि अब ये जो है रबड़ के पेड़ों का जंगल शुरू हुआ, अब ये सनमाइका के पेड़, यानी तरह तरह की वस्तुओं के जंगल, उनका प्रिजर्वेशन, और उनसे लाभ किसे हो रहा है? किसान को। सरकार को तो लाभ हो ही रहा है। सबसे ज्यादा लाभान्वित कौन हुआ? किसान हुआ। पहली चीज आप जान लीजिए, केरल में अकेले एक भी आदिवासी आपको सुदूरवर्ती इलाके में भी आपको अशिक्षित नहीं मिलेगा। तो अगर भूमि वितरण कानून ईमानदारी से लागू किए जाते तो पिक्चर आर्थिक जीवन की बदल जाती, आर्थिक संबंध बदल जाते। सर एक सवाल कर रहा हूं सर, जिस तरह से 3 धड़ा था आजादी के समय, एक जो है मुस्लिम वर्ग था जो पाकिस्तान चाह रहा था, एक गांधी वगैरह थे जो हिंदुस्तान चाह रहे थे अनडिवाइडेड, और एक राजवाड़े थे जो अलग अलग अपना अपना राज्य बचाना चाहते थे। ऐसी स्थिति थी। मुझे अगर गड़बड़ हूं तो मैं आप करेक्ट कीजिएगा, चूंकि मैं विद्यार्थी हूं। तो अब उस समय जो जमींदारी प्रथा का भी अंत किया गया, तो उसका एक सॉल्यूशन लाया गया, प्रीवी पर्स। ये प्रीवी पर्स जो नहीं, जमींदारी प्रथा प्रीवी पर्स, जमींदारी प्रथा लाई का उन्मूलन का कानून लाए गए इसलिए क्योंकि तेलंगाना का किसान आंदोलन हुआ। वहां किसानों ने 46 से 48 के दौरान करीब 10 लाख एकड़ जमीन हैदराबाद के निजाम से छीन ली थी, जबरदस्ती छीनी थी किसान सभा के नेतृत्व में। नेहरू ने उसका दमन किया था, किसान आंदोलन का। लोग इसके जिक्र नहीं करते क्योंकि हम लोगों को सेकुलरिज्म की रक्षा करनी होती है ना, तो दिक्कत हो जाती है हमारे लिए।
उस तेलंगाना के किसान आंदोलन का दो साइड इफेक्ट थे। पहला था जमींदारी उन्मूलन कानून आया, और दूसरा साइड इफेक्ट था कि ये जीटी रोड, जिसे हम लोग कहते ग्रैंड ट्रंक रोड, ये इसकी सड़कों का नेटवर्क आया। क्योंकि पहली बार सेना को और भारत सरकार को, और खासतौर पर चूंकि प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री महान नेहरू जी थे, उनके शासनकाल में 50,000 से अधिक किसान जेल गए और या मारे गए तेलंगाना किसान आंदोलन में। कांग्रेस जीत नहीं पाई थी उस इलाके में। ये जान लीजिए, पहली लोकसभा में उस समय सारे दिग्गज जिनका स्वाधीनता संग्राम में महान योगदान था, जब पहली लोकसभा का चुनाव हुआ तो पटेल को भी उतने बड़े मार्जिन से जीत नहीं मिली थी, नेहरू को भी नहीं मिली थी। जितने बड़े मार्जिन, सबसे ज्यादा मार्जिन से आंध्रा में किसान सभा का प्रेसिडेंट जीता था चुनाव लोकसभा का, और सबसे बड़े ग्रुप के तौर पर उभर के आए थे वहां से लोग। ये तेलंगाना राज्य आज बना है, वह दौर था। आप ये यहां से समझिए, मैं जो चीज, ये जो प्रीवी पर्स वाली बात आई, ये प्रीवी पर्स वाली बात इसलिए आई क्योंकि राजाओं की संपत्ति टैक्स वसूलने वाला जो नेटवर्क था, ये इसकी जरूरत नहीं होगी, उनको हम बदले में पैसा दे देंगे। मुझे प्री पर्स देने में परेशानी नहीं, मुझे उनकी जो संपत्ति है उसका मुझे वितरण चाहिए। मैं तो नौजवानों के लिए भी बेकारी भत्ते की मांग कर रहा हूं, मैं राजाओं को बेकारी भत्ता दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। राजा नौकरी करे, मैं बढ़िया मतलब चीफ की नौकरी दूंगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में मुखिया बनाऊंगा किसी भी राजा को, शर्त यही है उस राजा की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाएगा। हुआ यह कि राजाओं की संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया गया, और इसके चलते हमने एक तरह से सामंतवाद को प्रिजर्व रखा। सामंतवाद वैसे चला गया, लेकिन नीचे, जैसे हम लोग कहते हैं, असली संबंध कौन से होते हैं? आर्थिक संबंध होते हैं। तो सर अभी हम यहाँ पे विराम देते हैं फिलहाल। हाँ, तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। ये हमारा दूसरा एपिसोड समाप्त होता है। हम फिर उनसे बात करेंगे, यहीं से बातचीत को आगे ले जाएंगे और समाज, राजनीति, धर्म सबको समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये प्रोग्राम, ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बतलाएंगे, ताकि हम इसमें कल और दूसरे विद्वानों से जब हम बात करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ये सिलसिला चलता रहे, और ये सिलसिला तभी चलेगा जब आपको अच्छा लगेगा कार्यक्रम और आपके सुझाव आएंगे हमारे पास। तो फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।